हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची इंगित करें। ठीक है, हमको बताना है कि मेघ का पर्यायवाची क्या है। हमारा ऑप्शन ए है जलज, ऑप्शन बी है अब्ज, ऑप्शन सी है पयोद और ऑप्शन डी है नलिन। तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पयोद। ठीक है, तो पयोद क्या है? ये मेघ का पर्यायवाची है। बाकी जलद, अब्ज और नलिन ये किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों हैं कमल के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ऑप्शन बी है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। ऑप्शन डी है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि क्या होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है अर्वाचीन, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन सी है इतिहासोत्तर और ऑप्शन डी है प्राचीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कोयल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है वन प्रिय, ऑप्शन बी है श्यामा, ऑप्शन सी है बसंत दूत और ऑप्शन डी है कारमुक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा? तो कोयल का पर्यायवाची कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, जो वन प्रिय, श्याम और बसंत है, ये सब क्या है? ये तीनों कोयल के पर्यायवाची हैं। बाकी ये कोयल का पर्यायवाची नहीं है। कारमुक किसका है? कारमुक है ये धनुष का पर्यायवाची है। ठीक है, ये धनुष का पर्यायवाची है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है दूरदर्शी, ऑप्शन बी है दत्तचित, ऑप्शन सी है कुशाग्र बुद्धि और ऑप्शन डी है जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से अनेकार्थी है। तो ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है अनुरोध, ऑप्शन सी है अपराध और ऑप्शन डी है अधिक। तो कौन सा शब्द अनेकार्थी होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। ठीक है, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। यहाँ पे रेखांकित है, ये बोल गया है। तो आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम। ठीक है, तो हमको बताना है कि आशा का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि आशा का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है उदास, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है निराशा और ऑप्शन डी है हताशा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आशा का क्या हो जाएगा हमारा? तो आशा का होगा हमारा
ऑप्शन नंबर आशा का होगा हमारा निराशा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हमको बताना है कि जो नीचे चार युग्म दिए हुए हैं उनमें से कौन सा तत्सम और तद्भव का उसमें त्रुटि है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है वचन बैन, ऑप्शन बी है कपाट कपड़ा, ऑप्शन सी है पुराण पुराना और ऑप्शन डी है गंभीर गहरा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो किसमें त्रुटि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा कपाट कपड़ा। ठीक है, कपाट का तत्सम क्या होता है, कपाट का होता है किवाड़, ये कपड़ा नहीं होता है। ठीक है, किवाड़ होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, ऑप्शन बी है अपना काम निकालना, ऑप्शन सी है पुण्य का कार्य करना और ऑप्शन डी है अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, हमको बताना है कि उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है उत और ऑप्शन डी है उच्च। तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग होगा, उच्चारण में हमारा उपसर्ग होगा उत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कर्णी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कर्णी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए है कत्वा, ऑप्शन बी है तत्वेत अव्यत, ऑप्शन सी है अनियर और ऑप्शन डी है तदधि प्रत्यय। तो कर्णी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा अनियर। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है गोटक, ऑप्शन सी है घट और ऑप्शन डी है मोती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही होगा। मोती का क्या होता है तत्सम रूप, तो इसका होता है मैक्तिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है तत्सम शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए है क्लिष्ट क्लिष्ट, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है कठिन और ऑप्शन डी है मजबूत। तो कौन सा इसमें तत्सम होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्लिष्ट हमारा तत्सम रूप है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता हो वहाँ काल होता है, वहाँ कौन सा काल होगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ कौन सा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्य और ऑप्शन डी है पूर्ण वर्तमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध वर्तमान। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन है मैं सारी रात भर जागता रहा, ऑप्शन बी है मैं पूरी रात भर जागता रहा, ऑप्शन सी है मैं सारी रात जागता रहा और ऑप्शन डी है मैं पूरी रात में जागता रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैं सारी रात जागता रहा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है एक ही शब्द की वर्तनीय चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन ए है ऊपर लिखित, ऑप्शन बी है ऊपरी लिखित, ऑप्शन सी है ऊपर लिखित और ऑप्शन डी है ऊपरी लिखित। तो वर्तनी रूप से इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ऊपरी लिखित कैसे लिखा जाता है? ऊपरी लिखित ऐसे लिखा जाता है। इसे हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पहले हम बता दें कि मीनाक्षी मीनाक्षी शब्द दुर्गा एवं सुंदरी दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मीनाक्षी दुर्गा एवं सुंदरी दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा इसका शाब्दिक अर्थ होता है मीन, मतलब क्या होता है? मछली। तो इसका क्या होगा? यानी मीन मतलब मछली के समान आंखों वाली। ठीक है, उसे हम मीनाक्षी कहते हैं। लेकिन क्या है कि जो यह शब्द है ये दुर्गा दुर्गा के अर्थ के साथ अधिक प्रचलित है। ठीक है, मीनाक्षी शब्द है जो दुर्गा शब्द के साथ ज्यादा प्रचलित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी हमारा सही होगा, दुर्गा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में वर्तनीय की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है बारात बसंत, ऑप्शन बी है बारात बसंत, ऑप्शन सी है बारात बसंत वसंत और ऑप्शन डी है बारात वसंत। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बारात वसंत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है शत्रु होना, ऑप्शन बी है नाक में बीमारी होना, ठीक है, और ऑप्शन सी है अकारण प्रिय होना और ऑप्शन डी है दरिया दिल होना। तो नाक का बाल होना, तो इसका क्या होगा अर्थ हमारा? इस मुहावरे का अर्थ होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अकारण प्रिय होना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है चिरंतन का सही विलोम शब्द है। ठीक है, हमको इसका विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है नश्वर, ऑप्शन बी है अचिंतन और ऑप्शन सी है अचर और ऑप्शन डी है अचेतन। तो चिरंतन का क्या होगा सही विलोम? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नश्वर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ठीक है, हमको बताना है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मीठी छुरी, ऑप्शन बी है मुंह में राम बगल में छुरी, सी है पेट में दाढ़ी और डी है आस्तीन का सांप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा अदृश्य शत्रु का सही मुहावरा होगा पेट में दाढ़ी। नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ठीक है, हमको बताना है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा और ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा नंबर सी। ठीक है, संज्ञा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पंचवटी, ऑप्शन बी है करोड़पति, ऑप्शन सी है चतुर्भुज और ऑप्शन डी है चरण। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बहुब्रीहि का? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात चार है भुजाएं जिसके।
चार हैं भुजाएं, जिसके अर्थात अर्थात क्या, विष्णु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है गृहम प्लस गच्छति, ऑप्शन बी है गृह प्लस गच्छति, ऑप्शन सी है गृहाय प्लस गच्छति और ऑप्शन डी है गृह प्लस आगच्छति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गृहम गृहम गच्छति में तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गृहम प्लस गच्छति। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में से एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित शब्द में से एक स्त्रीलिंग है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है डोर, ऑप्शन बी है रस्सा, ऑप्शन सी है धागा और ऑप्शन डी है सूत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा डोर क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। ठीक है, हमको इसमें से पुल्लिंग छांटना है, कौन पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है शिकंजी, ऑप्शन सी है लस्सी और ऑप्शन डी है दही। तो कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, दही हमारा पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रयोग अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग अर्थ के आधार पे प्रयोग अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रयोग अर्थ के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द होता है। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है पर्यायवाची, और चौथा होता है विपरीतार्थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी है सार, ऑप्शन सी है तत्व और ऑप्शन डी है जीवन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, जल। ये तीनों क्या है, जल का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राज्यपाल पे कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वो बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए है
संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है ए एवं बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, ये क्या है? ये है हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये मिश्र वाक्य क्यों है? क्योंकि जो दो वाक्य हैं वो की आप की आपस जो दो वाक्य हैं वो की लगाकर जोड़ा गया है, दो वाक्यों को की लगा के जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये मिश्र वाक्य हुआ। चलिए अगला देखते हैं। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है भट्ट नायक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रससूत्र के जनक हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भरत मुनि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्प में विघ्न का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि विघ्न का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है मुश्किल, ऑप्शन सी है मुसीबत और ऑप्शन डी है अंतराय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा विघ्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अंतराय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, को बताना है कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 7। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो होते हैं इसके क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रीतिवाचक, ठीक है, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है स्थानवाचक और चौथा होता है परिमाण परिमाण वाचक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, हमको बताना है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है? ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए है उपमेय, ऑप्शन बी है उपमान, ऑप्शन सी है वाचक और ऑप्शन डी है धर्म। तो पीपर पात सरिस मंडोला में क्या होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उपमेय है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? तो हमारा ऑप्शन ए है करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन सी है संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा अलुक तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कौन कौन से हैं, कितने हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं मूल स्वर? तो मूल स्वर हमारा अ, ई और ओ होते हैं। ठीक है, ये ये क्या है? ये 3 हमारे
मूल स्वर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। ठीक है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है विभत्त रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा विभत्स रस हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अनुष्टुप। अनुष्टुप है, ठीक है, अनुष्टुप क्या है। तो ऑप्शन ए है एक छंद है, ऑप्शन बी है एक अलंकार है, ऑप्शन सी है एक रस है और ऑप्शन डी है एक गुण है। तो क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अनुष्टुप हमारा एक छंद है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा। ठीक है, हमको बताना है कि वो सममात्रिक छंद जिसमें 24-24 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती हो तो वो कौन सा छंद कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है रोला, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है सवाया और ऑप्शन डी है कविता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। रोला में क्या होता है कि 24-24 मात्राएं होती हैं और 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है घर पर सब कुशल पूर्वक है। घर पर सब कुशल पूर्वक है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, हमको बताना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा हमारा कारक। ठीक है, कारक की अशुद्धि है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ घर पर सब कुशल पूर्वक है, पर के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, पर के स्थान पे में का प्रयोग होगा। ठीक है, में का प्रयोग होना चाहिए पर के स्थान पे। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी है सामान्य काल और ऑप्शन डी है संदिग्ध भूतकाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन ए है सौर सैनी, ऑप्शन बी है औसाची, ऑप्शन सी है मगधी और ऑप्शन डी है अर्ध मगधी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सौर सैनी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। ठीक है, हमको बताना है इनमें से किनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है मालती जोशी और ऑप्शन डी है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, महादेवी वर्मा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। हमको बताना है कि कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो ऑप्शन ए है यामा, ऑप्शन बी है चिदम्बरा, ऑप्शन बी है चिदम्बरा, ऑप्शन सी है बुनी हुई रस्सी और ऑप्शन डी है उर्वशी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ठीक है, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो हमारा ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1950, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1960 और ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1964। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा 14 सितंबर 1964। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भाषा अधिगमन शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख घटकों में कौन नहीं है? ठीक है, भाषा अधिगमन शिक्षण प्रक्रिया में के प्रमुख घटकों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए है पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी है खेलकूद, ऑप्शन सी अध्यापक और ऑप्शन डी है छात्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन ए है रत्नावली, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है रामानंद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन ए है ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, ऑप्शन सी है किशोरीदास वाजपेयी और ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह हरिऔध का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।